हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिसंबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा प्रत्येक महीने की प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को आप सभी के साथ डिस्कस किया जाता है। तो आज इसी कड़ी के रूप में दिसंबर 2024 महीने की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पूर्व प्रतियोगिता दर्पण सीरीज का यह लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद जब अगले महीने में प्रतियोगिता दर्पण आएगी तब तक 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुकी होगी। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दिसंबर 2024 की मैगजीन। तो आइए इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जहाँ से प्रीलिम्स परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पहला है, 5 पुरातन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। जिन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है उनमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया एवं बंगाली हैं। ठीक है, तो 5 अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है और पूर्व में 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो टोटल अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में कुल 11 शास्त्रीय भाषा हैं। पहली बार शास्त्रीय भाषा प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, पहली बार इसकी शुरुआत 2004 ईस्वी में हुई थी और वर्ष 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। 2008 में तेलुगु एवं कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। क्रमशः 2013 और 14 में मलयालम एवं उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो इस तरह से पूर्व में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है और अभी हाल ही में वर्ष 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया एवं बंगाली। तो टोटल वर्तमान समय में 11 शास्त्रीय भाषा हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर शास्त्रीय भाषा प्रदान करने की क्या शर्तें हैं, किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसके आधार पे किसी भी भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। उनमें पहला है, उसकी उत्पत्ति प्राचीन होनी चाहिए तथा जिसका एक स्थापित इतिहास हो। ठीक है, उस भाषा में सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण व उच्च मूल्य प्राप्त प्राचीन साहित्य का विशाल और समृद्ध भंडार होना चाहिए। भाषा की उस क्षेत्र की संस्कृति पर प्रभाव पड़ा हो। किसी विद्यमान भाषा का व्युत्पन्न या आधुनिक रूप नहीं होना चाहिए, बल्कि उस भाषा का एक स्वतंत्र इतिहास, स्वतंत्र विकास प्रक्रिया होनी चाहिए। तो अगर कोई भारतीय भाषा इन सभी प्रावधानों को फॉलो करती है तो भविष्य में उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन 5 भाषाओं को दिया गया है दर्जा हाल ही में, उसे आप लोग याद करेंगे और पूर्व में जो भी 2004 से जो प्रक्रिया शुरू हुई है तो उन 6 भाषाओं का एक क्रम के रूप में ईस्वी के साथ आप लोग याद कर लें। अगला है विधानसभा चुनाव परिणाम। हाल ही में 2 राज्यों में, एक तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और दूसरा हो गया हरियाणा। इन 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और अभी इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो इन चारों राज्यों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, जीतने वाले जो दल हैं कितनी सीटें प्राप्त की उसने। ठीक है, वहाँ की दलगत स्थिति क्या है, नए मुख्यमंत्री कौन हैं, वहाँ के राज्यपाल कौन है जिन्होंने शपथ दिलाई, तो इन सभी को आपको जानना होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से संबंधित हैं। तो वहां पर देखेंगे जो सत्तारूढ़ दल है वह गठबंधन में है अभी, एनसी प्लस आईएनसी प्लस सीपीएम, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस माकपा। टोटल 49 सीटों के साथ ये सत्तारूढ़ हैं अभी। ठीक है, उपराज्यपाल वहां के कौन है, तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला बने। उप मुख्यमंत्री कौन बने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के, सुरेंद्र शर्मा उप मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में 90 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव हुआ था जिनमें 42 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी दल बनकर उभरी है। दूसरा है
हरियाणा। हरियाणा में भी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ, कितने सीटों पर? 90 सीटों पर। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा, इन दोनों में 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। यहाँ की विधानसभा की स्थिति 90 सदस्य यहाँ पे होते हैं। नए मुख्यमंत्री कौन बने हरियाणा में? नायब सिंह सैनी। वहाँ पे सबसे बड़ी दल भारतीय जनता पार्टी बनी है, 48 सीटों के साथ उसने जीत दर्ज की है। 1966 में राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर है जब किसी दल ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। बंगारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने सीएम के रूप में नायब सिंह सैनी को शपथ दिलाया। ठीक है, तो हरियाणा में 90 सीटें हैं। वर्तमान समय में झारखंड एवं महाराष्ट्र में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में सीटों की कुल संख्या है 81, महाराष्ट्र में सीटों की कुल संख्या है 288। ठीक है, इसका मतगणना यानी कि रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। तो जब रिजल्ट आएंगे 23 नवंबर को, तो आप लोग वहां की दलगत स्थिति को आप लोग नोट कर लेंगे कि सबसे बड़ी दल बनकर कौन उभरी, वहां के मुख्यमंत्री कौन, नए मुख्यमंत्री कौन बने, राज्यपाल कौन है जिन्होंने वहां पर शपथ दिलाई, क्योंकि 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद की प्रक्रिया है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएंगे, वहां पर करेंट अफेयर से संबंधित सभी मटेरियल, न्यूज़पेपर कटिंग आपको निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें। अब आगे आइए, महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता गौ माता घोषित किया है और गाय को राज्य माता घोषित करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है। तो आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि हाल ही में किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता या गौ माता का दर्जा प्रदान किया है? तो आप क्या बताएंगे? महाराष्ट्र। नाविका सागर परिक्रमा अभियान 2, ठीक है, नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान, इसके तहत भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, नौकायन पोत INSV तारिणी के द्वारा विश्व परिक्रमा अभियान 2 अक्टूबर को शुरू की है। यानी कि नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत इंडियन नेवी के 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ए एंड रूपा ए, इन दोनों ने INSV तारिणी के माध्यम से विश्व परिक्रमा अभियान शुरू की है और इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को की गई है। ठीक है, इसे नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसका पहला चरण जो है वर्ष 2017 में प्रारंभ हो चुका है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा पहला अभियान INSV तारिणी के द्वारा वर्ष 2017 ईस्वी में संपन्न किया गया था। तो वह था नाविका सागर परिक्रमा 1 अभियान। तो अभी हाल ही में शुरू की गई है नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान। वर्ष 2024 में इंडियन नेवी के 2 महिला फोर्सेस दिलना के एंड रूपा ए इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सभी अभियान जो विगत 1-2 वर्षों के अंदर प्रारंभ किए गए हैं या फिर वैसे अभियान जिन्होंने हाल ही में 5 वर्ष या 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उन सभी अभियान के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक वीडियो जो भी स्कीम है उससे संबंधित एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों पूर्व अपलोड किया जा चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोग उसे देख चुके होंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। अगर आप लोग प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स PDF परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग 9870564701 इतना पे आप लोग 99 रुपये का पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट पेमेंट का व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आप लोग सेंड करके परचेज कर सकते हैं। इसके तहत आपको जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक, जो कि 17वीं BPSC के लिए पर्याप्त है, प्रीलिम्स के लिए जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 ईस्वी तक का प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स का PDF आपको अवेलेबल कराया जाएगा RS 99 रुपये में। 9870564701 इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें और व्हाट्सएप पे आप जैसे ही पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजेंगे कुछ देर के अंदर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा आपका जो PDF है प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स का, उसे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा RS 99 रुपये में। तो आप लोग इच्छुक हों तो परचेज कर सकते हैं। अब आगे आइए, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान बहुत महत्वपूर्ण है इस बार प्रीलिम्स के लिए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को की गई। ठीक है, गांधी जयंती के दिन।
इसकी शुरुआत हजारीबाग झारखंड से की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय बहुल गांवों में सतत विकास प्रक्रिया पर बल देना। मंत्रिमंडल की स्वीकृति 18 सितंबर 2024 को मिल चुकी थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2024 को हुई। कहां से? हजारीबाग झारखंड से। 30 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के 549 जिलों वह 2911 ब्लॉक के 63,843 गांव इसके तहत कवर होंगे। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के कितने जिले कितने ब्लॉक कवर होंगे। तो आपको याद रखना होगा 30 राज्य या यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, इसके 549 जिले, 2911 ब्लॉक और या फिर 63,843 गांव इस स्कीम के तहत कवर होंगे। इसका उद्देश्य है 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित प्रदान करना। इसके तहत 17 मंत्रालय तथा 25 योजनाएं सम्मिलित की गई है और इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन इन राज्यों और जिलों में किया जाएगा ताकि जनजातीय बहुल जो गांव है, जनजातीय बहुल जो ब्लॉक हैं, समुदाय हैं, उसका सतत विकास हो सके। इसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा 79,156 करोड़ यानी कि लगभग 80,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा इस स्कीम के ऊपर खर्च की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान काफी महत्वपूर्ण है। लैंडमार्क जजमेंट समरीज, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया वेब पेज शुरू किया गया है लैंडमार्क जजमेंट सीरीज के नाम से। आपके नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट होगा लैंडमार्क जजमेंट, यानी कि वैसा जजमेंट जो काफ़ी ऐतिहासिक हैं और जो निर्णय आने वाले समय के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उन सभी निर्णयों की एक जो श्रृंखला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया वेब पेज के माध्यम से इसे जारी की गई है ताकि कोई भी आम नागरिक इस प्रक्रिया के बारे में, इन जजमेंट के बारे में वो जान सके। तो यहाँ शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक फैसलों का सारांश उपलब्ध रहेगा और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगा। कोई भी आम जनता अगर ऐसे ऐतिहासिक निर्णय को जानना चाहती है, पढ़ना चाहती है, अवगत होना चाहती है तो नया वेब पेज के माध्यम से वह इसे पढ़ सकती है। अब आइए SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO शासनाध्यक्षों के परिषद का सम्मेलन। ठीक है, हाल ही में इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, वहां पर SCO के शासनाध्यक्षों के परिषद का सम्मेलन हुआ और भारत की तरफ से वहां पर विदेश मंत्री S जयशंकर गए हुए थे। 9 वर्षों के बाद भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा संपन्न हुई है। इसके पूर्व में सुषमा स्वराज गई थी, उसके बाद डायरेक्ट अभी हाल ही में SCO समिट में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर पाकिस्तान गए। लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, तो हाल ही में SCO शासनाध्यक्षों के परिषद का सम्मेलन हुआ, 23वां समिट। यह 15 से 16 अक्टूबर 2024 के बीच में इस्लामाबाद में संपन्न हुआ। सम्मेलन चूंकि यह पाकिस्तान में हो रहा था तो स्वाभाविक है कि सम्मेलन की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा किया गया। अगला सम्मेलन SCO का जो है वर्ष 2025 में चाइना में संपन्न होगा। आप लोग ध्यान देंगे, SCO का अगला सम्मेलन 2025 में चाइना में। SCO के वर्तमान समय में 10 सदस्य हैं, चाइना एंड रसिया, भारत, पाक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस एंड ईरान। ठीक है, तो SCO के ये 10 सदस्य हैं। अगला है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा के अध्ययन के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर नाम का अंतरिक्ष यान फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्थित कैनेडी सेंटर से स्पेस F फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने यूरोपा के अध्ययन के लिए यूरोपा क्लिपर नाम का एक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया। तो आप क्या बताएंगे? नासा का यह अभियान है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है यूरोपा। तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा यूरोपा क्लिपर नाम का एक अंतरिक्ष यान फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्थित कैनेडी सेंटर से स्पेस F फाल्कन हैवी रॉकेट के जरिए इसे प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, यूरोपा के अध्ययन के लिए पृथ्वी से भेजा गया पहला मिशन है, काफी इसीलिए महत्वपूर्ण है। और किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? USA के द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूरोपा जो है वह बृहस्पति का चौथा बड़ा उपग्रह है। ठीक है, यूरोपा बृहस्पति ग्रह का चौथा बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, तो यूरोपा के बारे में सामान्य जानकारी है। यूरोपा के अध्ययन के लिए हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया? नासा ने। 23वां राष्ट्रमंडल खेल
वर्ष 2026 में ग्लासगो में संपन्न होगा। यह हाल ही में न्यूज में इसीलिए रहा क्योंकि हाल ही में घोषणा की गई है कि 23वें राष्ट्रीय खेल जब 2026 में ग्लासगो में संपन्न होगा तो उसमें 9 खेलों को ओलंपिक खेल की राष्ट्रमंडल खेल की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और वर्तमान समय में खेल जो है घटकर 10 हो गए हैं। ठीक है, तो 9 खेल बाहर कर दिए गए हैं और अभी 10 खेल रह गए हैं राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक है, तो 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ग्लासगो में संपन्न होगा। हाल ही में 9 खेलों को इसकी सूची से बाहर कर दिया गया है, इसीलिए यह काफ़ी न्यूज में रहा है। अगला है माननीय राष्ट्रपति की अल्जीरिया, मारिटानिया व मलावी यात्रा। ठीक है, राष्ट्रपति की अल्जीरिया, मारिटानिया व मलावी यात्रा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन तीनों देशों की पहली यात्रा हाल ही में संपन्न हुई है, यानी कि अभी तक कोई भी भारतीय राष्ट्रपति इन देशों की यात्रा पर नहीं गए थे। पहली बार माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अल्जीरिया, मारिटानिया व मलावी यात्रा संपन्न हुई है 13 से 19 अक्टूबर 2024 ईस्वी के बीच में। एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अल्जीरिया को देखते हैं। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ पर है? अल्जियर्स अल्जीरिया की राजधानी है। वहाँ के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? अब्देल मजीद तैबबोने वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अल्जियर्स में ही सिदी अब्देला स्थित वैज्ञानिक एवं तकनीकी केंद्र हाफिर विश्वविद्यालय ने द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। बहुत महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में किस देश ने भारत के माननीय राष्ट्रपति को राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो किस देश की यात्रा के दौरान यह घटना घटी? अल्जीरिया। यानी कि जब भारत के माननीय राष्ट्रपति अल्जीरिया यात्रा पर गए तो वहाँ के विश्वविद्यालय के द्वारा राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, तो अल्जीरिया की यात्रा हो गया। अब है मारिटानिया की यात्रा। मारिटानिया की राजधानी कहाँ पर है? नोआकचोट। वहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? मोहम्मद औलद गजौनी। राजनयिकों के प्रशिक्षण संबंधी विशेष वहाँ पे एक समझौता किया गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। अगला है मलावी यात्रा। सबसे अंत में इन तीनों देशों की श्रृंखला के सबसे अंत में मलावी यात्रा पर भारतीय राष्ट्रपति गए, जहां की राजधानी लिलोंगवे है। ठीक है, राष्ट्रपति डॉक्टर लाजारस मैकार्थी चकवेरा। भारत के द्वारा 1000 टन चावल व 1 भावाट्रॉन कैंसर उपचार मशीन मलावी को सौंपा गया। इसके अलावा भारत की सहायता से एक अस्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट सेंटर की स्थापना की गई। तो मलावी की यात्रा भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, तो इन तीनों देशों की यात्रा की महत्वपूर्ण चीज जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं उसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आइए ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन। हाल ही में ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन कजान रूस में संपन्न हुआ और भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान रूस दौरे पर गए हुए थे। तो 22 से 23 अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसका थीम क्या था? ब्रिक्स के 16वां सम्मेलन का थीम क्या था? न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। ठीक है, ये तो ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन हो गया कजान रूस में। ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन जो है वह ब्राजील में संपन्न होगा अगले वर्ष। तो आप लोग याद रखेंगे, ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन 2024 में रसिया कजान में, ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन 2025 में ब्राजील में संपन्न होगा। इसके तहत अगर देखें 16वां सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण 1-2 पॉइंट है जो प्रीलिम से पूछा जा सकता है, जैसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की सुगमता के लिए ब्रिक्स पे लॉन्च करने पर सहमति बनी है। तो आप लोग वर्ड याद रखेंगे, ब्रिक्स पे लॉन्च करने पर सहमति बनी ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को अब उपलब्ध कराया जा सके, उसे सुगम बनाया जा सके। इसमें देखा जाए 16वें समिट के दौरान 9 सदस्य देश प्लस 13 पार्टनर देश शामिल हुए। अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी हम लोग देख लेते हैं। ब्रिक्स में 9 सदस्य देश शामिल हुए। तो जो 9 सदस्य देश हैं उनमें तो 5 सदस्य हो गए BRICS। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा मिस्र, इथोपिया, ईरान व UAE, ये 4 देश शामिल हो गए, यानी कि 9 सदस्य देश शामिल हुए हैं, प्लस में 13 पार्टनर देश शामिल हुए हैं। ये 4 नए सदस्य बने हैं और नए सदस्यों के शामिल होने के पश्चात पहली बैठक संपन्न हुई ब्रिक्स की रसिया कजान में। सऊदी अरब एवं अर्जेंटीना ने अभी तक सदस्यता स्वीकार नहीं किया गया है, यानी कि ब्रिक्स में सदस्यता के लिए सऊदी अरब और अर्जेंटीना को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन इन दोनों देशों ने अभी तक सदस्यता स्वीकार नहीं की है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार 9 देश ही सदस्य के रूप में शामिल हुए।
अगर ब्रिक्स को हम लोग देखें तो विश्व की 40% वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स संगठन के रूप में। वैश्विक अर्थव्यवस्था का 30% कवर करता है ब्रिक्स एक संगठन के रूप में। और पूरे अगर सारे सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था देखा जाए, एक सम्मिलित अर्थव्यवस्था, तो सारे देशों की सम्मिलित अर्थव्यवस्था को मिलाकर $30 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था ब्रिक्स देशों के पास है। ठीक है, ब्रिक्स की पहली सम्मेलन वर्ष 2009 में येकातेरिनबर्ग रसिया में संपन्न हुई थी। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में 2 सम्मेलन, भारत की अध्यक्षता में 3 सम्मेलन हुआ है, लेकिन भारत में 2 सम्मेलन संपन्न हुए हैं। एक सम्मेलन 2021 में कोविड के दौर में वर्चुअली संपन्न हुआ था, लेकिन 2 ऐसे सम्मेलन हैं जो भारत में आयोजित किए गए हैं, जिनमें पहला है 2012 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ और दूसरा 2016 में गोवा में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में अभी तक ब्रिक्स के 2 सम्मेलन संपन्न हुए, लेकिन भारत की अध्यक्षता में अगर पूछा जाएगा तो 3 सम्मेलन संपन्न हुआ है। एक सम्मेलन वर्चुअली 2021 में कोविड ईरा में संपन्न हुआ था, बाकी 2 सम्मेलन क्रमशः 2012 और 2017 ईस्वी में 2012 एवं 2016 ईस्वी में नई दिल्ली एवं गोवा में संपन्न हुआ। तो यह है ब्रिक्स के बारे में। चूंकि 16वां ब्रिक्स समिट हाल ही में संपन्न हुआ है, तो ब्रिक्स से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसीलिए हमने ब्रिक्स एक संगठन के रूप में संक्षिप्त परिचय को डिस्कस किया है। इसी सम्मेलन के दौरान जब 16वां ब्रिक्स समिट आयोजित किया जा रहा था, तो इसी सम्मेलन के दौरान भारत और चाइना के बीच द्विपक्षीय यात्रा भी दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी संपन्न हुई है। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता संपन्न हुआ, जिसमें लद्दाख में सेनाओं की 2020 से पूर्व की स्थिति बहाल करने पर संपन्न हुई। और इन दोनों देशों के बीच, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में जो शिखर वार्ता संपन्न हुआ वह 23 अक्टूबर को संपन्न हुआ है। ठीक है, एक बात और आप लोग ध्यान देंगे, ये सीमा विवाद सुलझाने की दृष्टि से यह जो मीटिंग थी भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की, उन दोनों देशों की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। सीमा संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए इसके पूर्व में विशेष प्रतिनिधि तंत्र भारत और चाइना के बीच स्थापित किया जा चुका है 2003 में। यानी कि 2003 ईस्वी में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद निपटान हेतु विशेष प्रतिनिधि तंत्र की स्थापना की जा चुकी है। और उसमें कहा गया था कि जब भी सीमा विवाद संबंधी कोई मुद्दे उभर कर सामने आएंगे तो हमारा जो विशेष प्रतिनिधि तंत्र है वह इस समस्या का समाधान करेगा। अभी वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष के रूप में अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल इसके अध्यक्ष के रूप में हैं, और चीनी जो गुट है उसकी अध्यक्षता वहां के विदेश मंत्री वांग यी वर्तमान समय में कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद निपटान हेतु विशेष प्रतिनिधि तंत्र की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2003 ईस्वी में की गई थी। हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री का भारत यात्रा संपन्न हुआ। यहां पे हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री का भारत यात्रा संपन्न, यहाँ पे छूट गया। ठीक है, आप लोग इसे लिख लेंगे। हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री का भारत यात्रा संपन्न हुआ। उनका क्या नाम है? जमैका के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? एंड्रू होलनेस जमैका के प्रधानमंत्री का नाम है। और भारतीय प्रधानमंत्री की बुलावे के बाद जमैका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा संपन्न हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जमैका के प्रधानमंत्री की पहली भारतीय यात्रा हुई है, यानी कि भारत के इतिहास में पहली बार जमैका के प्रधानमंत्री का भारत द्वारा संपन्न हुआ है। तो कौन है जमैका के प्रधानमंत्री? एंड्रू होलनेस। अगला है 44वीं एवं 45वीं आसियान समिट। कहाँ पर संपन्न हुआ? लाओस की राजधानी वियंतियाने में। ठीक है, तो चूंकि लाओस में यह सम्मेलन आयोजित किया गया तो स्वाभाविक है वहाँ की जो अध्यक्षता है वह लाओस के ही किसी प्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता 44वीं एवं 45वीं आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफोनडोन के द्वारा किया गया। वहाँ पे अब देखिए, हर बार देखेंगे आसियान का समिट जो है वह पेयर के रूप में आसियान का समिट होता है। इस बार 44वां एवं 45वां हुआ 2024 में। अगला साल 46वां और 47वां संपन्न होगा मलेशिया में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, 44वां एवं 45वां आसियान समिट कहाँ पर हुआ? लाओस में। आसियान की स्थापना कब की गई? 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। स्थापना के समय इसमें 5 देश शामिल थे सदस्य के रूप में: इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड थाईलैंड। लेकिन वर्तमान समय में इसके 11 सदस्य हैं। ये तो 5 इसके मूल सदस्य हैं। इसके बाद
क्रमवार रूप में यहाँ पे वर्ष के साथ लिखा हुआ कौन सा देश का भी इसका सदस्य बनता चला है। 1984 में ब्रुनेई नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ, 1995 में वियतनाम शामिल हुआ, 1997 में लाओस और म्यांमार शामिल हुआ, 1999 में कंबोडिया शामिल हुआ और फाइनली जो लेटेस्ट मेंबर आप देखेंगे वह तिमोर लेस्ते है, आसियान का 11th मेंबर। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे आसियान समिट न्यूज में रहा है, तो हमने इसकी स्थापना इसके सदस्य देशों को डिस्कस कर दिया है। अब देखेंगे कि लाओस में जब 44वीं और 45वीं आसियान समिट संपन्न हो रही थी तो उसी समय जस्ट उसके बाद लाओस में ही 21वां भारत आसियान सम्मेलन और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। ये दो सम्मेलन आसियान के साथ इसीलिए संपन्न हुए क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य देखेंगे तो आसियान मेंबर कंट्रीज ही हैं। जैसे यहाँ पर है 21वां भारत आसियान सम्मेलन, यानी कि आसियान देश के साथ भारत का सम्मेलन, तो सभी आसियान गुट के जो मेंबर है जब वहाँ उपस्थित हैं तो भारत आसियान सम्मेलन भी उसी समय संपन्न हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए और वह भारत आसियान सम्मेलन संपन्न हुआ। उसी प्रकार आप देखेंगे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान कंट्रीज के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका आदि देश उसमें शामिल हैं। तो इसीलिए 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी आसियान समिट के साथ साथ संपन्न हुआ है। अब आगे हम लोग चलते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन ने भारत की समुद्री सीमा से लगभग 1700 किलोमीटर दूर हिंद महासागर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को लौटाने का फैसला किया है। यानी कि चागोस द्वीप समूह, ब्रिटेन ने यह निर्णय लिया है कि चागोस द्वीप समूह अब मॉरिशस को लौटा दिया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री हम लोग देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि आप देखेंगे तो मॉरिशस के साथ चागोस द्वीप पर 1814 ईस्वी में ब्रिटेन ने कब्जा किया था। ठीक है, 1814 ईस्वी में मॉरिशस के साथ साथ चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ। 1965 ईस्वी तक मॉरिशस पर ब्रिटेन का कब्जा बरकरार रहा, यानी कि मॉरिशस ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहा। लेकिन चागोस द्वीप समूह पर यूएस और ब्रिटेन इन दोनों का एक संयुक्त वहां पर सैन्य अड्डा बना हुआ है चागोस द्वीप समूह पर। तो इसीलिए ब्रिटेन अभी तक चागोस द्वीप समूह को पूरी तरीके से मॉरिशस के हवाले नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर यूएस और यूके का वहाँ पे सैन्य अड्डा बना हुआ है। 99 वर्ष की लीज के लिए लीज पर वह बना हुआ है, तो वहाँ पर आधिपत्य ब्रिटेन का बना हुआ था। लेकिन हाल ही में यह ब्रिटेन ने निर्णय लिया है कि वहाँ पर अब चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को पूरी तरीके से सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस द्वीप पर देखेंगे चागोस द्वीप समूह पर डियागो गार्सिया नामक यूएस सैन्य बेस जो बना हुआ है उस पर अमेरिका का ही आधिपत्य रहेगा अगले 99 वर्षों तक। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान से कवर करेंगे। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। ठीक है, ये हाल ही में न्यूज़ इंडोनेशिया इसीलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि अभी तक का दूसरा सबसे बड़ा मंत्रिमंडल का निर्माण इंडोनेशिया में किया गया है। वहाँ के जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में 109 सदस्य हैं, यानी कि वहाँ पर 109 मंत्री हैं। इसके पूर्व में आप देखेंगे तो 1965 ईस्वी में जब कैबिनेट का वहाँ पर गठन हुआ था तो 132 मेंबर थे। ठीक है, तो इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा कैबिनेट का गठन इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के द्वारा किया गया है और नए कैबिनेट का नाम रेड एंड व्हाइट कैबिनेट नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये वर्ड महत्वपूर्ण है, रेड एंड व्हाइट कैबिनेट। किस देश के मंत्रिमंडल का नामकरण रेड एंड व्हाइट कैबिनेट के रूप में किया गया? तो इंडोनेशिया। आप लोग इस वर्ड को याद रखेंगे। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति पूर्व में भी प्रतियोगिता दर्पण में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जिनमें से 3 सदस्य आरबीआई के प्रतिनिधि होते हैं और 3 सदस्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। तो मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया गया है। आरबीआई के जो 3 प्रतिनिधि हैं, राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार। सरकार के 3 प्रतिनिधि आसिमा गोयल, शशांक भिंडे और जयंत वर्मा। तो ये आरबीआई की नई मौद्रिक नीति समिति है।
हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की गई। यह 2025-26 के लिए होगा, ठीक है। तो 25-26 रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की गई। सबसे ज़्यादा अगर आप वृद्धि देखेंगे जो रबी फसलों के एमएसपी में की गई है, तो सर्वाधिक वृद्धि रेपसीड एवं सरसों में की गई है 300 रुपये, ठीक। इसकी एमएसपी में वृद्धि की गई है प्रति क्विंटल की दर से, ठीक है। अब थोड़ा सा एक दो देख लेते हैं गेहूं वगैरह के बारे में। गेहूं के एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और वर्तमान समय में गेहूं का एमएसपी कितना है 2425। ये 2025-26 के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से जौ का यहाँ पे लिखा हुआ है 1980 बढ़ाकर कर दिया गया, 130 रुपये वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से यहाँ पर मसूर का और रेपसीड एवं सरसों का लिखा हुआ है। अगला है, हाल ही में किस देश ने कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाले सभी संयंत्र बंद कर दिए? काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतिम संयंत्र ब्रिटेन का चालू था, वो भी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व यह बंद हो चुका है पूरी तरीके से। यानी कि ब्रिटेन में अब कोयले से विद्युत उत्पन्न करने वाली एक भी संयंत्र वहाँ पे चालू नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। विश्व का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र लंदन में ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। विश्व का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ पे कब प्रारंभ किया गया? लंदन में 1882 ईस्वी में थॉमस एडिसन के द्वारा। और हाल ही में उसका अंतिम संयंत्र जो कि कोयले से विद्युत उत्पादन करता, उसे पूरी तरीके से ब्रिटेन ने बंद कर दिया है। वह एक्चुअली ब्रिटेन सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 ईस्वी तक समस्त विद्युत उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि ब्रिटेन सरकार वर्ष 2030 ईस्वी, उनका टारगेट है कि वर्ष 2030 ईस्वी तक जितने भी विद्युत उत्पादन हो वे सभी के सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हो, चाहे वह सौर ऊर्जा से हो, पवन ऊर्जा से हो, जल ऊर्जा से हो, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा से हो, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं। इसीलिए उसने कोयले से विद्युत उत्पन्न करने वाले सभी संयंत्रों को बंद कर दिया है। अब आइए महारत्न कंपनी। पिछले बार की नवंबर का वीडियो जब मैं डिस्कस किया था तो उसमें हमने नवरत्न और महारत्न के बारे में भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और उसी वीडियो में हमने बता दिया था कि वर्तमान समय में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 14, ठीक है। नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 24, ठीक है। तो महारत्न कंपनी 14 संख्या है। लेटेस्ट कंपनी जिसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, ठीक है। तो अब सवाल है कि आखिर वे 14 कंपनियां कौन हैं जिन्हें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर लिस्ट 14 का दिया गया है। सेल है, IOC है, गेल है, PGCIL, PFC, ONGC, NTPC, भेल, BPCL, HPCL, REC, OIL, CIL एंड लेटेस्ट जो हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ठीक है। 14 का नाम याद हो सकता है क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है। तो आप लोग एक दो बार अच्छे से देख लेंगे तो भी वहाँ पे अगर ऑप्शन में आएगा तो जरूर वो करेक्ट निशान लग जाएगा, ठीक है। तो लेटेस्ट जो है उसे जरूर याद रखें। हाल ही में 14 महारत्न कंपनी हो चुके हैं टोटल। 14वां जो महारत्न कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 24 है। अब सवाल है कि किन कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है? तो कुछ 2-3 शर्तें हैं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने की। उनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि उसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जाएगा जो वर्तमान समय में नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आते हो, नवरत्न कंपनी की कैटेगरी में आता हो, ठीक है। पहला तो शर्त यह है। दूसरा, यानी कि महारत्न कंपनी बनने के लिए पहले नवरत्न कंपनी बनना पड़ेगा। दूसरा शर्त है वह कंपनी शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होनी चाहिए, इंडियन शेयर मार्केट में। तीसरा है पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक होने चाहिए। औसत वार्षिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए और औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। अगर इन सभी कैटेगरी को फिलफिल करता है तो उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। तो महारत्न कंपनी हाल ही में 14 हो चुके हैं, इसकी संख्या 14वां है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग जितनी बार हो सके वीडियो को देखिए, लेकिन एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण के तहत जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट लिखे हुए होते हैं उन सभी को मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
अगला है पीएम इंटर्नशिप योजना। 3 अक्टूबर 2024 ईस्वी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की गई है। पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कॉर्पोरेट मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है, यानी कि इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है? कॉर्पोरेट मंत्रालय। अब सवाल है कि पीएम इंटर्नशिप योजना शुरुआत क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या है? रोजगार हेतु इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान करना पीएम इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत जो भी व्यक्ति को, जो भी स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए चुना जाता है, उन युवाओं को प्रारंभिक रूप में 6,000 रुपये की एकमुश्त राशि ज्वाइनिंग के समय उसको प्रोवाइड की जाती है और इसके बाद प्रत्येक महीने 5,000 रुपये की राशि उसे इंटर्नशिप के रूप में प्रोवाइड की जाएगी। ये जो 5,000 रुपये इंटर्नशिप के रूप में प्रति माह किसी भी युवा को प्रदान किया जाएगा, उनमें से 4500 रुपया जो होगा वह सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा और 500 रुपया जो होगा वह संबंधित कंपनी जहां पे युवा इंटर्नशिप कर रहा होगा उस कंपनी के द्वारा CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसे प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो 5,000 रुपया उसे प्रति माह इंटर्नशिप के रूप में और ज्वाइनिंग के समय 6,000 रुपये प्रदान की जाएगी। चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। अब सवाल है, इतनी सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर लिया पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में। अब सवाल है कि पीएम इंटर्नशिप योजना के लाभार्थी कौन होंगे, किन युवाओं को पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ दिया जाएगा? तो वैसे युवा जिनकी उम्र 21 से 25 वर्ष हो चुकी है तथा वे कोई भी डिग्रीधारी हों और वो अगर कंपनी के साथ जुड़कर इंटर्नशिप करना चाहते हो, चाहे उन्होंने डिप्लोमा किया हो, चाहे वे बीटेक किए हो, चाहे वह पॉलिटेक्निक से डिग्री उन्होंने प्राप्त की हो, तो वे सभी युवा इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। शर्त यही है कि परिवार की जो वार्षिक आय है 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 8 लाख रुपये वार्षिकी वहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करने का सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। बीते वर्ष 24-25 में 1.25 लाख युवाओं को पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है और सरकार का टारगेट है कि अगले 5 वर्ष तक जब सरकार अपने टेन्योर पूरा कर रही होगी उस समय तक 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों के माध्यम से इंटर्नशिप उसे प्रोवाइड करेगी ताकि उसका स्किल डेवलपमेंट हो सके और एक जो व्यवहारिक नॉलेज होता है वह प्राप्त हो सके। तो पीएम इंटर्नशिप योजना हमने 2 स्कीम, ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। एक जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है और दूसरा स्किल डेवलपमेंट से संबंधित पीएम इंटर्नशिप योजना, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला आइए फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2024। इसके तहत धनी व्यक्तियों की सूची जारी की गई है जिसमें अगर देखा जाए भारत में इंडिया रिपोर्ट है तो भारत में सबसे ज़्यादा धनी मुकेश अंबानी नंबर 1 पे हैं, गौतम अडानी नंबर 2 पे हैं और सावित्री जिंदल नंबर 3 पे हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देखना है। फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत भारत में सबसे धनी व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी और तीसरे नंबर पर हैं सावित्री जिंदल। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। 2024-25 की पहली छमाही की विदेशी व्यापार से संबंधित पूरा डेटा यहाँ पे दिया गया। पहली छमाही का आने का मतलब अप्रैल से सितंबर 2024। ठीक है, अप्रैल से सितंबर 2024 के दौरान भारत की क्या रहा है फॉरेन ट्रेड, उससे संबंधित यहाँ पे डेटा है। पूरे व्यापार को 2 भागों में बांटा गया है। एक वस्तुगत व्यापार यानी कि वस्तु के क्षेत्र से संबंधित और दूसरा है सेवाओं का व्यापार यानी कि सेवा क्षेत्र का व्यापार। दोनों को अलग अलग देखेंगे और फिर आगे जाकर दोनों को एक में मर्ज करके हम लोग डेटा को देखेंगे ताकि अगर सवाल वह वस्तुगत व्यापार के रूप में पूछे और या फिर सेवा के रूप में पूछे, अलग अलग भी पूछे तो आप लोग वहाँ पर कन्फ्यूज ना हो, इसलिए पहले यहाँ पर अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। वस्तुगत व्यापार, वस्तुगत व्यापार में कुल जो निर्यात हुआ है भारत की तरफ से 213.22 अरब डॉलर। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष अप्रैल सितंबर जब इस समय ट्रेड हो रहा था उसकी तुलना में 1.01% अधिक हुआ है इस बार वस्तुओं का निर्यात। ठीक है, तो इसका रफ आइडिया के रूप में 1% याद रखें, यानी कि 1% की वृद्धि हुई है। तो टोटल वस्तु का निर्यात कितना हुआ? 213.22 अरब डॉलर। आयात कितना हुआ वस्तुओं का? 350.66 अरब डॉलर, 6% अधिक है पिछली बार की तुलना में। ठीक है, तो निर्यात हुआ है 213 अरब डॉलर
आयात हुआ 350 अरब डॉलर, यानी कि व्यापार घाटा चल रहा है। कैसे? क्योंकि निर्यात की तुलना में हमने आयात ज़्यादा किया है, तो यहाँ पे व्यापार घाटे की स्थिति है। तो व्यापार घाटा कितना है? 137.44 अरब डॉलर, यह व्यापार घाटा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ स्टेटमेंट भी सवाल पूछ सकता है। कैसे पूछ लेगा? स्टेटमेंट नंबर 1, वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान भारत ने वस्तुओं के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, यानी कि पॉजिटिव वृद्धि दर्ज की है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, आयात में पॉजिटिव वृद्धि दर्ज की है, स्टेटमेंट 2। ऐसे करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग गंभीरता से एक एक वर्ड और एक एक इंडिकेशन को समझने का प्रयास करें। तो वस्तु के निर्यात 213 अरब डॉलर, आयात 350 अरब डॉलर, वस्तुओं के निर्यात में 1% की वृद्धि हुई और आयात में 6% की वृद्धि हुई। तो ट्रेड जो है व्यापार घाटा का भारत को सामना करना पड़ा, क्योंकि निर्यात से अधिक यहाँ पर आयात हो रहा है। 137.4 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है। अब आइए सेवा के व्यापार। सेवा का व्यापार निर्यात जो है वह 180 अरब डॉलर सेवाओं का निर्यात हुआ है। आयात जो है 97 अरब डॉलर आयात हुआ है। दोनों में यहाँ पर भी वृद्धि देखने को मिला है। निर्यात में 9.8% की वृद्धि, आयात में 9.6% की वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आयात यहाँ पे कम हो रहा है और निर्यात यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ट्रेड हमारा सरप्लस है। जब ट्रेड आयात से ज़्यादा हम लोग निर्यात करेंगे तो वह सरप्लस होगा, और जब निर्यात से ज़्यादा आयात होगा तो वह व्यापार घाटा के रूप में जाना जाएगा। तो सेवा के क्षेत्र में देखेंगे तो भारत का ट्रेड सरप्लस है, कितना? 82.61 अरब डॉलर। ठीक है, वस्तु के व्यापार में हमें व्यापार घाटा का सामना करना पड़ रहा है 137.4 अरब डॉलर का, लेकिन सेवा के ट्रेड में हम देखेंगे तो हमारा ट्रेड सरप्लस है। यहाँ आयात से ज़्यादा निर्यात हो रहा है, लगभग डबल यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो यह हो गया वस्तु का और सेवा का। ये सारे डेटा आप लोग एक जगह नोट कर लें, या फिर अगर आपने हमारा नोट्स परचेज किया होगा तो 2-3 दिनों के अंदर आप सभी को नोट्स का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, वस्तु प्लस सेवा का व्यापार दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल निर्यात कितना हो गया? वस्तु और सेवा दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल निर्यात 393.22 अरब डॉलर, कुल आयात 448.05 अरब डॉलर। कुल निर्यात में भी वृद्धि हुई है और कुल आयात में भी वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद हमारा व्यापार घाटा है 54.83 अरब डॉलर का हमारा व्यापार घाटा है। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यानी कि व्यापार घाटा है। ठीक है, तो वस्तु का व्यापार हमने देखा, सेवाओं का व्यापार हमने देखा, और वस्तु प्लस सेवा इन दोनों का आयात निर्यात हमने देखा। व्यापार घाटा, व्यापार सरप्लस प्लस इसका वस्तु सेवा में पुनः व्यापार घाटा। ठीक है, तो इन सभी को डेटा आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 हाल ही में जारी की गई है, जिसके अनुसार भारत की रैंकिंग में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। भारत पिछले बार 111वें स्थान पर था, इस बार 127 देशों की सूची में भारत को 105वें स्थान पे रखा गया है। पहले रैंक पे 22 देश शामिल हैं। ठीक है, भारत ने 105वां रैंक प्राप्त किया, लेकिन भारत का स्कोर आप देखेंगे तो 27.3 भारत का स्कोर है, यानी कि भूख की सीरियस स्थिति में भारत को रखा गया है। और भूख की सीरियस स्थिति में भारत के साथ साथ 36 अन्य देश भी शामिल हैं। ठीक है, सॉरी, भारत सहित 36 देश शामिल हैं। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर भारत है। 127 देशों की सूची में भारत का अंक 27.3 भारत का अंक है। ठीक है, भारत को सीरियस भूख की स्थिति में रखा गया है, और सीरियस भूख की स्थिति में भारत सहित 36 देश शामिल हैं। ठीक है, पहले रैंक पे 22 देश शामिल हैं। अब पड़ोसी देशों की स्थिति हम लोग देख लेते हैं। तो अगर पड़ोसी देशों की स्थिति की हम लोग चर्चा करें तो भारत से नीचे रैंकिंग में सिर्फ 2 देश हैं, पाकिस्तान 109वें रैंक के साथ और अफगानिस्तान 116वें रैंक के साथ। बाकी जो अन्य देश हैं हमारे पड़ोसी, चाहे वह श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, ये सभी हमसे बेहतर रैंक में है। जैसे श्रीलंका 56वें स्थान पे है, नेपाल 68वें स्थान पे है, म्यांमार 74वें स्थान पे है, बांग्लादेश 84वें स्थान पे है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसे पीछे है, यानी रैंकिंग में हमसे नीचे है, जबकि ये 4 देश श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश रैंकिंग में हमसे ऊपर है। ठीक है, श्रीलंका का देखेंगे तो लगभग भारत का आधा है। ठीक है, भारत का 105वां रैंक है और श्रीलंका का 56, लेकिन इसे कोड के रूप में, कोड वर्ड के रूप में आप लोग याद कर लें, वहाँ पे हो सकता है कि पड़ोसी देशों का क्रम पूछ लिया जाए।
अब है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किस आधार पर की जाती है, तो 4 मानक हैं जिसके आधार पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक जारी की जाती है। पहला है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, चौथा है चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है 5 वर्ष से कम उम्र के अंडरवेट वाले बच्चे, चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कम ऊंचाई वाले बच्चे। ठीक है, तो ये 4 मानक है जिसके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की जाती है। भारत का रैंक 150वां, अंक 27.3। भारत भूख की सीरियस स्थिति में रखा गया है। अब हम लोग आगे आइए विभिन्न नियुक्तियों को देखते हैं। विभिन्न नियुक्तियों में आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है। विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। एस परमेश तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं। संजीव खन्ना 51 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के एक अमानवीय मुख्य न्यायाधीश बने। और SP धारकर वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो विभिन्न नियुक्तियों में ये 5 नई नियुक्तियां हैं, इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अब आइए आईफा अवार्ड। ठीक है, आईफा अवार्ड कहाँ पर दिया गया है, UAE अबू धाबी में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है एनिमल को। एनिमल के निर्देशक कौन है, संदीप रेड्डी बंगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड विनोद चोपड़ा को 12th फेल फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ एक्टर शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमल, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर विनोद चोपड़ा, एक्टर शाहरुख खान, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा को प्रदान किया गया। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरमाल को प्रदान किया गया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार राजश्री बिड़ला को प्रदान किया गया। अगला अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ISPC सेंटर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से मैं आपको वही नोटिस दोहरा रहा हूं, अगर आपको प्रतियोगिता दर्पण का PDF परचेज करना हो, शॉर्ट नोट्स का PDF प्रत्येक महीने का आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का प्रत्येक महीने का प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स आपको RS 99 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोग नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो 9870564701 इतना नंबर पे आप लोग RS 99 रुपये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग भेजकर जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के प्रतियोगिता दर्पण के सारे महीने का शॉर्ट नोट्स PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। 70वीं BPSC का बुकलेट के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है करेंट अफेयर सीरीज के तहत। ठीक है, अब आइए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 हाल ही में जारी की गई है। और देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार देखेंगे तो वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो जारी किया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड उड़ीसा को दिया गया है, यानी कि पहले नंबर पे उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे पुडुचेरी एवं गुजरात है। सर्वश्रेष्ठ जिला, तो सर्वश्रेष्ठ जिला को जोन के आधार पर डिवाइड किया गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर। ठीक है, तो उत्तरी जोन में बांदा उत्तर प्रदेश और गंदेरबल जम्मू कश्मीर का इसे प्रदान किया गया। दक्षिणी जोन के तहत विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश को, पूर्वी जोन के तहत बालनगीर उड़ीसा को, पश्चिमी जोन के तहत इंदौर मध्य प्रदेश को और पूर्वोत्तर जोन के तहत धलाई त्रिपुरा को सर्वश्रेष्ठ जिला का अवार्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड तो पुल्लम पारा केरल सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का अवार्ड सूरत को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग अरावली पावर कंपनी हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नजीम अल बहर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न होती है, भारत और ओमान के बीच। तो इस बार का जो सीरीज है नसीम अल बहर युद्धाभ्यास वह गोवा के तट पर इसका आयोजन किया गया, भारत और ओमान के बीच में। अगला है काफ़ी महत्वपूर्ण है, IIT दिल्ली के पश्चात IITF
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अपना पहला विदेशी कैंपस दुबई में खोला है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के पश्चात आईआईएफटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी कैंपस दुबई में खोला है। ठीक है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान ने हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? रानी रामपाल। नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की जाने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक है, नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की जाने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। तब सवाल है, पहली महिला क्रिकेटर जिसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया तो डायना एडुलजी। अगला है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वोच्च पारी का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। ठीक है, जिम्बाब्वे के द्वारा गाम्बिया टीम के विरुद्ध क्रिकेट मैच खेलते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सर्वोच्च रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया और जिम्बाब्वे की टीम ने 20 ओवर में 344 रन बनाकर यह नया रिकॉर्ड बनाया है। और इस रिकॉर्ड को बनते ही नेपाल का एक पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। नेपाल के द्वारा 314 रन का रिकॉर्ड मंगोलिया के विरुद्ध बनाया गया था, तो इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जिम्बाब्वे के द्वारा गाम्बिया के विरुद्ध 20 ओवर में 344 रन का नया रिकॉर्ड बनाया गया, जो कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वोच्च पारी का रिकॉर्ड है। अगला है महिला T20 वर्ल्ड कप, 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप। 9वें महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया गया? यूएई दुबई में किया गया था, बांग्लादेश की मेजबानी में। ठीक है, पहली बार न्यूजीलैंड ने महिला T20 वर्ल्ड कप को जीता है, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। तो 9वां T20 वर्ल्ड कप हमने देख लिया, यूएई दुबई में आयोजन किया गया, न्यूजीलैंड पहली बार विजेता बना और दक्षिण अफ्रीका उप विजेता। 10वां T20 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? 2026 में इंग्लैंड में किया जाएगा। 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच एशिया क्लीन एनर्जी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो सिंगापुर में। ठीक है, 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच एशिया क्लीन एनर्जी सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में किया गया। हाल ही में भारत ने स्वीडन में अपना अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो भारत ने स्वीडन में अपना अगला राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा को नियुक्त किया है। नीना मल्होत्रा। आगामी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक एवं क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो क्रमशः यूएसए एंड इंडिया के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वाड समिट इंडिया में आयोजित किया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम महत्वपूर्ण है, पर्यटन एवं शांति, टूरिज्म एंड पीस। विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया गया, इसका थीम है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया गया, इसका थीम है फार्मासिस्ट, वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति। हाल ही में भारत ने अपने किन पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? भारत एवं बांग्लादेश के साथ। 22 से 23 सितंबर 2024 के बीच न्यूयॉर्क में आयोजित भविष्य का शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो न्यूयॉर्क में जो भविष्य का शिखर सम्मेलन 22 से 23 सितंबर 2024 के बीच आयोजित की गई, उसका थीम था बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। स्वच्छ भारत मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके 10 वर्ष पूरे हुए। अभी हमने बताया ना कि वैसे स्कीम जो विगत 1-2 वर्षों के अंदर लॉन्च की गई हो, या फिर जिसने 5 वर्ष पूरे कर लिए हों, या फिर 10 वर्ष पूरे कर लिए हों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले महीना का वीडियो में आपने देखा होगा, जनधन योजना और फिर पीएम किसान मानधन योजना, इन सभी के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था नवंबर महीने में। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी और हाल ही में इसने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, इस बार का थीम क्या है स्वच्छ भारत मिशन का? तो स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, इस बार का थीम है। सितंबर 2024 में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के संगठन की 16वीं सभा का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस मंत्रालय ने उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण हाल ही में जारी किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति जारी करने की मंजूरी प्रदान की है? तो जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 ईस्वी तक यहाँ पर फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति जारी रखी जाएगी। कब तक? दिसंबर 2028 तक। काजिंदु दाव्यास, तो काजिंदु दाव्यास भारत व कजाकिस्तान के बीच इस बार इसका आयोजन औली उत्तराखंड में किया गया है।
अब आइए नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, तो इन सभी के बारे में आपको नोबेल पुरस्कार हाल ही में दिया गया है, तो इन सभी के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी अवश्य होनी चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में यूएस वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस व गैरी रुबिकुन को प्रदान किया गया है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, ठीक है। तो माइक्रो आरएनए के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी आप लोग प्राप्त कर लेंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यूएस वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस व गैरी रुबिकुन को प्रदान किया गया माइक्रो आरएनए के लिए। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यूएस वैज्ञानिक जोसेफ हॉपफील्ड व जेफरी हिंटन को दिया गया है मानव लर्निंग संबंधी शोध, जिसका विकसित रूप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो मानव लर्निंग संबंधी शोध के लिए। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 देशों के वैज्ञानिकों को दिया गया है। एक तो ब्रिटेन के वैज्ञानिक है डेमिस हसाबिस और यूएस के 2 वैज्ञानिक हैं डेविड बेकर और जॉन जम्पर, ठीक है। प्रोटीन की संरचना को डिकोड करने तथा नया प्रोटीन बनाने के लिए अनुसंधान, प्रोटीन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार इन 3 लोगों को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली एशियाई महिला लेखिका बनी है जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पहली एशियाई महिला लेखिका कौन? हान कांग को प्रदान किया गया है। इन्हें क्यों प्रदान किया गया? तो गहन काव्यात्मक काव्य गद हेतु प्रदान किया गया। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां अगर देखेंगे तो द वेजिटेरियन महत्वपूर्ण कृति है, द वाइट बुक्स इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ह्यूमन एक्ट्स, द ग्रीक लेसन्स इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो एग्जामिनेशन में आपसे ये पुस्तक का भी पूछ सकता है कि इसके लेखक कौन है। द वेजिटेरियन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया और यह प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला लेखिका बनी है। अब है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंदाक्यो को प्रदान किया गया, हिंदानक्यो को, ठीक है। निहोन हिंदानक्यो क्यों प्रदान किया गया? तो परमाणु हथियारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार इस जापानी संगठन को प्रदान किया गया है। और अंतिम है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यूएस नागरिक डेरेन एसमोगलू को तथा यूके के 2 वैज्ञानिक साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यह हो गया नोबेल पुरस्कार। तो इस प्रकार से दिसंबर 2024 के प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट हैं, चाहे वह राष्ट्रीय न्यूज़ से हो, इंटरनेशनल से हो, खेल से हो या फिर इकोनॉमी सेक्शन से हो, उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और जितने महत्वपूर्ण सेक्शन अभी तक जो भी डिस्कस किया गया प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्पेशली प्रतियोगिता दर्पण सीरीज के अंतर्गत जितने भी वीडियो डिस्कस किए गए हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जनवरी 2024 से लेकर अभी दिसंबर 2024 तक का प्रत्येक महीने का प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स आप लोग देख लें। जितना अधिक से अधिक इसको देखें उतना आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर एक भी डेटा को लेकर आप वहाँ पर कन्फ्यूज रहेंगे एग्जामिनेशन में तो आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। और अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रश्न गलत होने का मतलब अब निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो एक प्रश्न गलत होंगे तो 1 नंबर तो कटेगा ही, प्लस में और भी माइनस 33.33 एक तिहाई वो भी काटे जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, निगेटिव मार्किंग का भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे काफ़ी जोर शोर से। और जो प्रीलिम्स परीक्षा 17वीं है 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, तो उसके पहले का यह हमारा प्रतियोगिता दर्पण का लास्ट वीडियो था जिसे आज हमने डिस्कस कर लिया है। तो सारा आप लोग अच्छे तरीके से रिविजन करते रहें और एग्जामिनेशन में जोर शोर से लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।